राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अरे सुमन, 2 कप चाय तो बना कर लाओ। बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप भी खिली है। मौसम का आनंद लेते हुए साथ बैठकर चाय पियेंगे, जैसे वर्षों पहले पिया करते थे। आज चाय तो मैं बनाकर ले आई हूँ, लेकिन आज एक साथ चाय पीने का शौक कहाँ से पैदा हो गया। बहू सुनेंगी तो क्या बोलेंगी, अपनी उम्र का तो लिहाज करते। अरे श्रीमती जी, शायद आप भूल रहे हैं आज हमारी शादी की सालगिरह है। इतना तो हक हमारा भी बनता है कि अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सकें। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, आखिर हैं तो एक दूसरे के जीवन साथी ही, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार। इतना सुनते ही सुमन देवी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। लेकिन अगले ही पल छत की चारपाई पे लेटे हुए रामकिशन बाबू का ये स्वप्न बारिश की तेजी से बरसती हुई बूंदों से टूट गया। एक ही झटके में वह अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। बारिश की बूंदों से कहीं चारपाई और बिछाने की चादर गीली ना हो जाए, यह सोचकर कांपते हुए हाथों से सब कुछ उठाने लगे। इतनी जान कहाँ थी अब उनकी हड्डियों में। धीरे धीरे सब काम करते हुए वह लगभग भीग चुके थे। सोचने लगे कि 2 ही जोड़ी तो कपड़े हैं मेरे पास, एक जो पहने हुए हैं और एक जोड़ी जो रात को धोकर सुखाने डाले थे, वो अब तक सूखे नहीं हैं। रामकिशन जी बाबू गीले कपड़ों से ही लाठी की थाक से लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ी उतरकर नीचे आए। उनका शरीर ठंडा लगने के कारण कांप रहा था। छोटी बहू रसोई घर में ही बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। बहू को आवाज लगाई, बहू 1 कप चाय तो बना दो, बहुत ठंड लग रही है। और मुझे सुमित का एक कुर्ता पजामा दे दो, मेरे कपड़े बारिश में भीग गए हैं। बाबूजी, अभी इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, थोड़ी देर के बाद देती हूँ। थोड़ी देर बाद उनका छोटा बेटा सुमित नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुर्सी पर बैठे बाबूजी इंतजार करने लगे कि बहू अब निकलकर उन्हें कपड़े लेकर देगी, बाहर आएगी और उन्हें चाय भी बनाकर देगी। लेकिन सुबह के 10 बज गए थे। अब तो उनके भीगे कपड़े भी सूख चुके थे। लेकिन बहू कमरे से बाहर नहीं आई। अपने पोते चिंटू के हाथ बहू को चाय बनाने का संदेश भी भिजवाया। लेकिन फिर चिंटू ने आकर बताया, दादाजी, माँ तो फोन पर बात कर रही है, थोड़ी देर में आकर चाय देगी। लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया। बहू अभी तक फोन पर ही चिपकी हुई थी। आखिर उसकी माँ माँ का जो फ़ोन आया हुआ था, अपनी माँ से बात करने की तो उसकी रोज की आदत थी। इसी चक्कर में रोज चाय को देरी कर देती है। वे अकेले में ही बड़बड़ाने लगे। अभी 1 वर्ष पहले की ही तो बात है कि शादी की 40वीं सालगिरह पर रामकिशन बाबू और उनकी पत्नी सुमन देवी जी एक दूसरे के साथ बिताए समय के लिए भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे और अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि भगवान ने उन्हें भरा पूरा परिवार दिया है। लेकिन शायद उनकी खुशियों को खुद की ही नज़र लग गई थी। कुछ ही दिन बाद सुमन देवी जी को डेंगू नामक बीमारी ने ऐसा घेरा कि उनकी जान ही ले ली। तुम कहाँ चली गई सुमन, मुझे इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर, सोचते हुए वे रुआसे से हो गए। करीब आधे घंटा और बीतने के बाद जब बहू बाहर आई तो रसोई घर में चाय चढ़ा दी और कप में चाय बनाकर अपने ससुर जी के आगे रख दी। पहली घूंट पीते ही दिल से आवाज आई, हाय, फिर से वही उबला हुआ पानी। कितनी बार बहू को कहा है कि चाय में सौंफ, अदरक या इलायची डाल दिया करे और ज़्यादा कुछ नहीं।
तुलसी के 2 पत्ते ही डाल देती, कम से कम मेरे मन को तृप्ति तो मिल जाती। लेकिन बहू ने तो जैसे ठान रखी है कि कभी मेरे पसंद की चाय उसे बनानी ही नहीं है। यह भी कोई चाय हुई? भला उबला हुआ पानी और ढेर सारी चीनी और पत्ती, दूध के नाम पर 2 घूंट। कितनी बार कहा है, डायबिटीज का मरीज हूँ तो मीठा थोड़ा कम डाला करो। सुबह का नाश्ता देर से देती है तो कम से कम चाय के साथ बिस्कुट या ब्रेड ही दे देती, पेट को भी कुछ संतुष्टि मिल जाती। लेकिन यहाँ तो सोचते ही सोचते ही रामकिशन जी बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए और मन उनका दुखी हो गया। सोचने लगे, बहू को कहने का भी क्या फायदा, जवाब तो मालूम है, जैसे भी बना है खा लो चुपचाप और राम की माला जाप करो बस। ज़्यादा ठोका ठाकी करने की आवश्यकता नहीं है। रामकिशन बाबू के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। उनकी पत्नी की मौत के बाद दोनों बेटों ने 2 मंजिला घर का बंटवारा कर लिया। ऊपर के 2 कमरों में छोटी बहू और उनका बेटा रहता था और नीचे की मंजिल के 2 कमरों में बड़े बेटे और बहू अपने बच्चों का सामान रख दिया। रामकिशन जी बाबू और उनकी पत्नी का जो कमरा हुआ करता था उसमें भी बच्चों का सामान रखकर उसे बच्चों का कमरा ही बना दिया गया और उनकी पत्नी और जो उनका कमरा था वो भी उनसे छीन लिया गया। और बाबूजी का इतना सामान तो था नहीं, क्योंकि जब माँ जी मर गईं तो उनका सामान ज़्यादा था और बाबूजी का सामान ज़्यादा नहीं है कि एक पूरा कमरा घेर पाए। बाबूजी, अब आपको इतने बड़े कमरे की क्या आवश्यकता है? छोटा बेटा सुमित बोला तो बड़े बेटे अमित ने भी रजामंदी देते हुए कहा कि अकेले पिताजी को छोटे से कमरा भी बहुत रहेगा। अपनी पत्नी सुमन के जाने के बाद से ही दोनों बहुओं की आपस में खुसर फुसर होते देखकर रामकिशन बाबूजी को कुछ ऐसी ही बात का आदाशा हो ही गया था, वरना यह दोनों बहुएं होती थीं जो एक दूसरे को चेहरे देखकर भी खुश न थी, लेकिन अपने ससुर के दूध में मक्खी की तरह कैसे निकालना है उनको सब पता था। दोनों बेटों ने रामकिशन बाबू का पलंग छत पर बने छोटे से कमरे में रख दिया। पहले से ही एकापनी की मार झेलते हुए रामकिशन बाबू के अकेलेपन को दोनों बेटों ने अपने इस फैसले से और ज़्यादा गहरा कर दिया। बाबूजी गर्मियों में तो खुली छत पर सो जाया करते थे और सर्दियों में जैसे तैसे छोटे कमरे में लगे पलंग पर रात गुजार लेते थे। वह छोटा सा कमरा और भी छोटा हो जाता जब बहुएं दिवाली की सफाई करने के उपरांत फालतू का सामान भी वहां पहुंचा देती। उनकी पत्नी को मरे 15 दिन भी नहीं हुए थे कि दोनों बेटा बहू अलग अलग रहने लगे और बाबूजी को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। दोनों बहुओं ने बाबूजी की 3 वक्त की रोटी कैसे बांटी गई, इस सवाल का बड़ा अनोखा और नायाब हल निकाला गया कि बाबूजी को 2 वक्त की रोटी ही दी जाएगी। सुबह की चाय और रोटी छोटी बहू के यहाँ और रात की चाय और रोटी बड़ी बहू के यहाँ। छोटी बहू थी कि सुबह की चाय नाश्ता उन्हें तरसा तरसा कर देती थी, क्योंकि रोज सुबह अपनी माँ के साथ 1 घंटा बात करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कभी कभी तो रामकिशन बाबू अपना सब्र खो बैठते, खाना तो समय पर दे दिया करो, तो छोटी बहू 2 टुक जवाब देकर उनका मुंह बंद कर देती थी। अपने ससुर की उम्र की तो जरा भी परवाह नहीं करती थी। नाश्ता मिलने के बाद जब तक रात का खाना मिलता तब तक रामकिशन बाबू अधीर हो उठते थे और बड़ी बहू थी कि 2 रोटी से ज़्यादा बनाने में उसे तकलीफ होती थी। उस खाने से उनका पेट भी नहीं भर पाता था। शाम के समय भूख से तड़पते हुए सोचने लगे कि बहुओं को कुछ
कहता हूँ तो उल्टा 4 बात सुना देती हैं कि अपनी उम्र में खाने पर लगाम लगाओ, इतना खाना अच्छी बात नहीं। और फिर आप कोई काम करने थोड़ी ही जाते हैं, इतना खाना खाओगे तो पचाना मुश्किल हो जाएगा, और यदि बीमार पड़ गए तो हमसे सेवा ना हो पाएगी। चलते फिरते ही इस दुनिया से जाएंगे ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। हैरानी की बात तो यह थी कि दोनों बेटा अपने ही सामने उनकी बहुएं ये सब बातें कह देती थी, और मजाल है कि पत्नी व्रत बेटे अपनी पत्नियों के विरोध कर देते। अपनी बहुओं के मुंह से ऐसे तीखे शब्द सुनकर रामकिशन बापूजी की आंखों में आंसू से आ गए। कमरे में वह वापस लौट गए। कमरे में रखी अपनी पत्नी की तस्वीर से बात करने लगते। देख लिया सुमन, तुमने तुम्हारे बेटे क्या दिन दिखा रहे हैं मुझे। जब तक तुम मेरे साथ थी, मेरा आत्मसम्मान पर आँच नहीं आने देती थी, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। तुम्हारा साथ था तो भी ये सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ये मेरे जीवन को नर्क बना रहे हैं। कोई भी आकर मुझे कुछ भी सुना देता है और मैं चुपचाप सुन लेता हूँ। तुम्हारी बहू मुझे देती हैं, चुप कर देती हैं, फिर भी ऐसे ताने। अब तो केवल शरीर का ढांचा मात्र हूँ, लेकिन जान तो उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई थी। मुझे मालूम है कि मेरी ऐसी हालत देखकर चैन तो तुम्हें भी नहीं पाता होगा। रामकिशन बाबू सोचने लगे, जब मेरी पेंशन आती है तो दोनों बेटा उस पर लपक पड़ते हैं और आपस में आधी आधी बांट लेते हैं। उन्हें अपने हक का तो पता है, लेकिन फर्ज निभाना नहीं जानते। अभी तो मेरी पेंशन घर में आ रही है, तब जाकर बेटा बहू का ये हाल है। अगर पेंशन भी ना होती तो ये लोग तो न जाने क्या हाल करते मेरा। उम्र होने के बावजूद भी सुमन ने सारा घर संभाला हुआ था। जब तक मेरी पत्नी घर संभाल रही थी, घर का सारा काम करते हुए भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती थी। कितना ध्यान रखती थी तुम दोनों बेटों का, और यही दोनों आज हमारी ये हालत कर रहे हैं। लेकिन खाली पेट नहीं सोने देती थी उनको कभी भी। अगर किसी को एक सब्जी पसंद नहीं आती थी तो तुम उसी वक्त दूसरी सब्जी बनाकर उन्हें देती थी। अपने बेटों को कभी खाली पेट नहीं सोने दिया। शादी से पहले तक तो बेटे भी बहुत मान सम्मान देते थे, हमारी आज्ञा का पालन करते थे। हम हमेशा कहते थे, देखना श्रीमती जी, हम दोनों तो अपने बुढ़ापा बहुत सुख से काटेंगे। इतने अच्छे संस्कार दो दिए हैं। हमेशा उन्हें श्रवण कुमार की संज्ञा देते रहते थे। हमने अपने बेटों को बहुत प्यार दिया उनके सुनहरे भविष्य के लिए, लेकिन दोनों पति पत्नी उसके बाद दोनों बेटों की शादी कर देते हैं। बहू थी तो बड़ी तेज तर्राक, लेकिन अपनी सास का पूरा मान देना जानती थी। पूरे घर को जो संभाल रखा था उसने। उनकी सासू माँ ने आधे से ज़्यादा काम तो किया कराया मिलता था, लेकिन फिर भी पूरा परिवार खुशहाल था। फिर अचानक एक दिन डेंगू के बुखार ने उनकी पूरी तरह से जान ले ली। आज भी वह रात याद है मुझे, उन्हें जब सुमन देवी 104 डिग्री बुखार में करहार रही थी। दर्द के कारण सिर फटा जा रहा था। उनका कितना उन्होंने कितना कहा अपने दोनों बेटों से कि अपनी माँ के लिए बुखार की दवा ला दे, लेकिन दोनों बेटों ने यह कहकर टाल दिया कि अभी कोई दुकान खुली नहीं होगी। लेकिन सरकारी डिस्पेंसरी तो दिन रात खुली रहती है। इतनी बात का भी उनको कोई असर ना हुआ। शायद उन्हें अपनी माँ से ज़्यादा प्यारी थी। सुबह जाकर ला देंगे, आप भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए, कहकर दोनों बेटे वापस सो गए। आधी रात को पैदल चलकर मैं सुमन के लिए दवा लेकर आया था, लेकिन जब घर पहुंचा तो देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमन तो मेरा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से विदा हो गई थी। मैं लावारिस सा हो गया था। यह लोग इतना भी नहीं सोचते कि जब तक
जी रहा हूँ, 2 रोटी तो खाऊँगा ही ना, क्योंकि मेरी वह 2 रोटियाँ भी इन लोगों को आज बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही हैं। रामकिशन बाबूजी अपनी बीवी की तस्वीर के साथ बातें करते-करते उनकी आँखें लग गईं। पता ही नहीं चला। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रामकिशन बापू सुबह और शाम अपनी ही उम्र के लोगों के साथ बैठकर उनका थोड़ा दिल बदल जाता है। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठे हुए थे, तो शर्मा जी बोले, आज मेरी बहू ने गट्टे की सब्जी बनाई है। क्या बताऊँ, गट्टे की सब्जी तो इतनी स्वाद बनाती है कि दिल नहीं भरता, पेट भले भर जाए। शर्मा जी ने जैसे ही गट्टे की सब्जी का जिक्र किया तो रामकिशन बापूजी को अपनी पत्नी की याद आ गई कि मेरी पत्नी सुमन भी बहुत अच्छी गट्टे की सब्जी बनाती थी। पत्नी के साथ साथ जिंदगी के सारे स्वाद भी चले गए। अब तो बहुओं को बनाने को कहता हूँ तो कहती हैं, कहते कहते ही उनकी आंखें आंसुओं से डबाडब गईं। फिर एकाएक अपने आंसुओं को अपने दिल में रमेटते हुए बात को संभालकर असफल प्रयास करते हुए कहने लगे, वैसे खाना तो मेरी बहुएं भी अच्छी बनाती हैं। इस पर शर्मा जी बोले, अरे रामकिशन, आज तू मेरे साथ मेरे घर चल, हम एक साथ खाना खाएंगे। रामकिशन जी ने बहुत मना किया, पर शर्मा जी माने नहीं और जिद करके रामकिशन बाबू को खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गए। बहू बाबूजी के कमरे के बाहर आकर चिल्लाने लगी, बापूजी, आपने तो हम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। शर्म नहीं आई आपको ऐसा कांड करते हुए? आपनी नहीं तो कम से कम अपने बेटों की इज्जत का तो ख्याल कर लेते। मोहल्ले भर में नाक कटवा दी आपने तो हमारी। रामकिशन बाबूजी जो हैरानी से अपनी बहू की बातें सुन रहे अच्छे तो ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं है कि हम आपने क्या किया है। अभी अभी काम वाली बाई ने बताया कि आप शाम को शर्मा जी के यहाँ खाना खाते हैं। बड़ी बहू ने कहा तो उसके ससुर सुर में सुर मिलाती हुई छोटी बहू भी बोली, क्या हम आपको खाना नहीं दे रहे हैं जो आप पड़ोसियों के घर पर मुंह मार रहे हैं आजकल? आप जानते भी हैं कि मैं कितने ऊंचे खानदान से हूँ। अगर मेरे मायके में इस बात की भनक भी पड़ गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? दुनिया क्या सोचेगी? बेटा बहू मिलकर इन्हें 2 समय की रोटियां भी नहीं खिला सकते। दोनों बहुओं की खरी खोटी बातें सुनकर रामकिशन बापू का कलेजा मुंह को आया। उन्हें स्वयं को भी लगने लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अपराध बहुत बोध की भावना के कारण वे कुछ बोल ना पाए और दुखी दिल के साथ वापस अपने पलंग पर बैठ गए। फिर अगले ही पल सोचने लगे कि शायद मुझे मेरे अपने घर में भरपेट खाना मिलता तो मैं किसी और के घर खाना क्यों खाता। यदि मैंने शर्मा जी के घर जाकर 2 रोटी खाई ली तो इस बात का कसूरवार मैं तो नहीं हूँ। मैं भी भूखा हूँ, भूखा कब तक रहूंगा? मुझे भी तो स्वादिष्ट खाना खाना अच्छा लगता है। रामकिशन बाबू जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें स्वादिष्ट खाने की महक आने लगी। देखा तो दोनों बहुएं रसोई घर में एक साथ खाना बना रही थीं। एकाएक उन्हें याद आया कि आज तो सुमन की बरसी है। आज के दिन ही तो सुमन हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई थी। आज सुमन देवी की पसंद का सारा खाना बन रहा, भरवा बैंगन की सब्जी, चीनी का हलवा, पूर और खीर बनाई जा रही थी। दही बल्ले और दाल की कचौरी भी बनाई जा रही थी। जोरों शोरों से सारी तैयारियां चली जा रही थी। रिश्तेदार और आस पड़ोस वालों को बुलावा भेजा गया। बहू, मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दो। रामकिशन बाबूजी ने छोटी बहू को आवाज लगाई। कुछ देर रुक जाइए बाबूजी, अभी बहुत काम है रसोई घर में, कहकर छोटी बहू ने उन्हें टाल दिया। रामकिशन बाबूजी कुर्सी पर बैठकर अपनी चाय का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बीत गए लेकिन बहुओं ने उन्हें चाय तक न दी। भूख से परेशान होकर उन्होंने बड़ी बहू को आवाज लगाई, बेटा जरा 2 रोटी ही बना कर दो, बहुत तेज भूख लग रही है। यह सुनकर बड़ी बहू तो जैसे
उनको सुनाने के लिए तैयार बैठी थी। बाबूजी, ऐसी भी क्या आग लग रही है आपके पेट को जो कुछ पल के लिए रुक नहीं सकते? देखते हो ना कितना काम है हमारे पास। अब एक ही बार खाना खाएंगे। इतना तो सोचिए कि पंडित जी को खिलाने से पहले आपको कैसे खाना खिला सकती हूँ। अरे तो एक कप चाय ही दे दो, कुछ तो तृप्ति हो जाएगी। रामकिशन बाबूजी की यह बात सुनकर बड़ा बेटा जो वहीं पर पंडित जी के लिए आसन बिछा रहा था, गुस्से भरे स्वर में बोला, बापूजी, आपको समझ नहीं आ रहा है कि पहले पंडित जी खाएंगे, उसके बाद कोई खाएगा? लेकिन बेटा, अभी तो दोनों बहुओं ने अपने बच्चों को खाना खिलाया है और फिर तो मैं केवल चाय ही मांग रहा हूँ। इस पर छोटा बेटा, जो अपनी माँ की तस्वीर पर चढ़ी माला को ठीक कर रहा था, कहने लगा, बाबूजी, अगर बच्चों ने खाना खा भी लिया तो क्या हुआ? आप हर समय शिकायत क्यों करते रहते हैं? अपमान के घूंट पीते हुए रामकिशन बापू चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। कुछ देर बाद अभी 11 पंडित खाना खाकर चले गए और सारे मेहमान भी आने लगे, लेकिन रामकिशन बाबू को अभी तक किसी ने खाना नहीं दिया। सोचने लगे, हाय रे विधि का विधान, यह कैसे बेटे दिए हैं जो अभी तक मुझे खाना भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन मरे हुए व्यक्ति की पसंद की चीज सब बनाई जा रही है और पंडितों को भी खिलाई जा रही है। मन ही मन सोचने लगे, काश इंसान अपने बूढ़े लोगों की जीते जी सेवा कर पाए। आज उनकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी छोटे बेटे ने आवाज दी और उनके हाथ में खाने की थाली थमाकर झुंझोड़ कर कहा, लीजिए, खा लीजिए खाना। जैसे ही वे भोजन का पहला कोर मुंह में डालने लगे तो बेटे ने उनकी आंखों में आंसू देखे। देखते ही उन्हें कहने लगा, पिताजी, यह यहाँ सभी मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे सबके सामने आंसू बहा रहे हैं। आप को कम से कम, अगर आपको यही सब करना है तो अपने कमरे में जाकर कीजिए। सबके सामने हमारी नाक कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रामकिशन बाबूजी का सब्र का बांध अब टूट चुका था। अचानक ही अपने बेटे के हाथ में वापस थाली थमाते हुए जोर से बोले, नहीं चाहिए मुझे ये बेइज्जती भरा खाना। काश मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही चला जाता तो अच्छा होता। ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी भी कोई जीता है? रामकिशन बापू की यह बात सुनकर दोनों बेटे और बहू उन्हें गुस्से से देख रहे थे, लेकिन आज बाबूजी चुप बैठने वाले नहीं थे। बाबूजी को डर भी नहीं लग रहा था। उन्होंने कहना शुरू किया, दो बेटे और बहू होने के बावजूद भी मुझे भरपेट खाना नहीं खिला सकते, और यदि एक दो दिन में अपने दोस्त के घर खाना खा लिया तो उसमें भी उनकी नाक कट गई। इस पर भी जो जली कटी बातें तुम्हारी पत्नियों ने मुझे सुनाई हैं, वह अभी तक मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही हैं। और मेरा यकीन मानो बेटा, उस दिन वाकई में मैं भूख से मरा जा रहा था। यह सुनकर बेटों को एक झटका सा लग गया कि उनके होते हुए उनके बहुओं की वजह से उनके पिताजी दूसरों के घर में खाना खाते हैं। रामकिशन जी बोले, कभी आज तक मेरी मनपसंद सब्जी बनाकर खिलाई है मुझे? बेटा, मेरा शरीर जरूर बूढ़ा है, लेकिन इंसान तो वही हूँ। अच्छा खाना तो मुझे भी चाहिए होता है, जैसे तुम अपने बच्चों की इच्छाओं पूरी करते हो। कभी मेरी पसंद का एक बार भी कुछ बनाया है? लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या? बेस्वाद खाना भी ऐसे पकड़ाते हो जैसे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। सुबह उठकर 10 बार चाय मांगता हूँ तो एक बार जाकर चाय मिलती है मुझे, वो भी 3 वक्त की रोटी इंसान की आवश्यकता होती है, उसे भी तुमने 2 वक्त की रोटी में बदल दिया ताकि तुम्हें सहूलियत हो सके। जितना खाना तुम मुझे देते हो उसमें भी मैं भूखा ही रह जाता हूँ, तो मैं कैसे जीऊँगा? तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ बेटा कि मैं अपनी पेंशन इस घर में पूरी देता हूँ, कोई मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ रहा हूँ। और इसके बावजूद इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। अपनी माँ की बरसी तो तुमने आज खूब मनाई है, लेकिन मेरी इस इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि इसका मान रखना। मेरे मरने के बाद मेरी बरसी मनाने या मेरा श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इसके बाद वे कुछ बोल ना पाए। रामकिशन बाबू के मुंह से यह बातें सुनकर दोनों बेटा और बहू आंखें शर्म से झुक गईं। शर्मा जी, जो रामकिशन
बाबू की भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे। उनके बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, यही बात तो तुम लोग नहीं समझते कि जीते जी माँ बाप को अच्छा खाना खिलाया जाए। यदि जीवित व्यक्ति को खिलाकर संतुष्ट नहीं किया तो मरने के बाद उनकी बरसी पर उनका मनपसंद खाना ब्राह्मणों को खिलाने का क्या फायदा। इंसान के मरने के बाद पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को खाना खिलाने का महत्व तभी है जब जीते जी तुम उन लोगों को सुख दे सको, उनकी आत्मा को खुशी रख सको। बेटा, एक तो यह आखिरी फर्ज है तुम्हारा, इसे भी तुम नहीं कर पाते। उसके बाद क्या था, रामकिशन जी के दोनों बेटा बहुओं से कह दिए कि जो रामकिशन जी का कमरा था, माँ बाबा का जो कमरा था, उसे उन्हीं को दे दिया जाए और उन्हें अब से उनके पसंद की सारी सारी चीज़ें खिलाई जाएं। आज पहली बार रामकिशन जी अपने बड़े डबल बेड पर बैठकर टीवी देखते हुए स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहे थे। धन्यवाद।